हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, चाहे आप व्हाट्सएप पे ले रहे हैं या ईमेल पे, आपको 67 टेस्ट ऑलरेडी सेंड किए जा चुके हैं। आप अपना ईमेल चेक कीजिएगा, कईयों के मेल पे डिलीवर नहीं हो रहा है, आपका स्पेस फुल हो चुका है। अपना स्पेस खाली कीजिएगा ईमेल का। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है टेस्ट सीरीज, इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। हाल ही में खबरों में रही फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? रिसेंटली फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट आई है 2025। ये कौन से संगठन ने जारी की है? इस रिपोर्ट को अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को जारी किया है, जिसमें वर्ष 2030 तक का वैश्विक रोजगार बाजार को आकार देने वाले कुछ रुझान, कुछ परिवर्तन, उन पे इसमें फोकस किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है और 2030 तक का इसमें लिया है कि रोजगार का क्या रहने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है। आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है? इनमें से देखिए, आंतरिक ग्रह हैं उनको स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह जो सूर्य के निकट हैं, उनकी बात हो रही है। तो सूर्य के निकट जो 4 ग्रह हैं, बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 हैं स्थलीय ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह कहा जाता है इनको। जबकि जो बाहरी ग्रह हैं सौरमंडल के, वो कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, वो बाहरी ग्रह हैं और ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। निम्नलिखित को मैच करना है सही लिस्ट। फर्स्ट, ये इधर लेक्स हैं और ये कौन से राज्य से की हैं ये झीलें, वो बताना है। वुलर लेक है जम्मू कश्मीर, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश, जयसमंद लेक राजस्थान और अष्टमुडी लेक है ये केरला की है। 2, 3, 4, 1 ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। वीडियोज अवेलेबल हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिएगा। लॉरेंज वक्र माप किसको प्रदर्शित करता है? लॉरेंज कर्व की बात हो रही है। लॉरेंज कर्व माप किसको प्रदर्शित करता है? देखिए, जो लॉरेंज कर्व है ये असमानता बताता है। आय हो या धन हो, उसका जो वितरण है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। लॉरेंज वक्र किसी जनसंख्या में आय या धन के जो वितरण है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉरेंज वक्र। और उसका जो सांख्यिकी का एक व्यापक रूप है, उसमें जनसंख्या में असमानता को मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो आय वितरण व जनसंख्या के बीच जो असमानता है, विषमता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉरेंज कर्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण है तो ये किसका उल्लंघन करता है? इनमें से जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इन्हीं में ही आर्थिक व्यवस्था का जो संचालन है उसके परिणाम स्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के जो साधन है उनका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। धन का जो संकेंद्रण है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है। तो इसमें डी आएगा करेक्ट आंसर। और ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल, ये पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 36 to 51 इसमें आर्टिकल है इस पार्ट का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का 39C, इसमें ये मेंशन है।
केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का आधार क्या है? इनमें से कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट है जिसके तहत सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसका बेस क्या है? देखिए, ये शुरुआत हुई थी, जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है उसका बेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये जुलाई 1856 को इसको अधिनियमित किया गया था और इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे तैयार किया गया था और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे पहले लॉर्ड कैनिंग ने इसको पारित कर दिया था। हमसे पूछा है पारित किसके टाइम हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पारित हुआ था, जबकि इसका मसौदा डलहौजी के टाइम पे ही तैयार कर दिया गया था 26 जुलाई 1856 को। पारित लॉर्ड कैनिंग ने किया था इसे। विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक ने 1829 में जो सती प्रथा है उसके उन्मूलन का काम किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे सपोर्ट बना रहेगा और आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। गलत कौन सा है इसमें सही मैच नहीं कर रहा वो हमें बताना है। इधर संगठन है और उसका स्थापना किसने की है? मदरसा हिंदू समिति एनी बिसेंट ने की है। धर्म सभा राधाकांत देव का है। तत्व बोधिनी सभा स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन रमाबाई। देखिए, तत्व बोधिनी सभा है, ये एक ग्रुप था जिसकी स्थापना की गई थी 1839 में। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज, हिंदू धर्म और सामाजिक भारतीय समाज के सुधारक थे, उन्होंने एक अलग समूह के रूप में इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में की थी। स्वामी विवेकानंद नहीं, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। और कई बार आपको लगता है कि 1857 से पहले का एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये एक ऐसा है जो पूछ लिया जाता है क्योंकि बाद में इसका विलय ब्रह्म समाज में कर दिया था 1859 में। शुरू में इसका तत्वरंजिनी सभा था इसका नाम, और ब्रह्म समाज से टूट के अलग हुआ था और कुछ लोगों द्वारा स्थापित एक संघ था। बाद में इसका नाम तत्वबोधिनी सभा कर दिया था और 1859 में वापिस से इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था, तत्वबोधिनी सभा का। तो सी सही मैच नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? ऐसा कौन सा आउटपुट डिस्प्ले है जो टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, अस्थायी है? प्रिंटर है, ये आउटपुट देता है, आपको प्रिंट देता है, हार्ड कॉपी में देता है, तो ये स्थायी है, परमानेंट है। स्कैनर है, इससे भी आप कुछ स्कैन करते हैं तो वो भी एज ए परमानेंट होता है। वीडियो कैमरा है, ये सभी स्थायी है, लेकिन प्रोजेक्टर है ये टेम्पररी आउटपुट है। और हमसे अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले का ही पूछा है। इसमें आउटपुट डिस्प्ले हैं, ये मेनली दो तरह के होते हैं आउटपुट डिस्प्ले, एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट अस्थायी होता है क्योंकि इसका यूज के बाद ये गायब हो जाता है। हार्ड कॉपी है, वो एक परमानेंट टाइप का होता है, कागज की फाइलों में इसको रखा जा सकता है। कंप्यूटर 5 मुख्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है, 5 मेन काम करता है कंप्यूटर। जो इनपुट है उसके बाद का पूछा है, फिर आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, ये 4 हैं। 5वां हमसे पूछा है। देखिए, कंप्यूटर के जो 5 मेन काम है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल, तो ये प्रोसेस आएगा इसका। तकनीकी के माध्यम से लिखे गए डेटा को अध्ययन करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तकनीकी के माध्यम से लिखे गए डेटा को अध्ययन करना है, उसके लिए कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है? आपका पर्सनल कंप्यूटर है, उसको स्पीड अप करना हो, एक्सेस करना हो डेटा और एप्लीकेशन को, तो उसमें जो स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज होता है डेटा, वो कैश मेमोरी में होता है। सीपीयू है, जो कैश मेमोरी है, उसको ज्यादा फास्टर एक्सेस करता है बजाय मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क के। तो जो टेक्निकली जो डेटा लिखा है वो कैश मेमोरी का यूज किया जाता है इसमें।
भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। ये उपयुक्त विवरण किसके बारे में है, किन के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक कपड़ा व्यापारी थे, एक बैंकर थे, कांग्रेसी भी थे और महात्मा गांधी के भी निकट सहयोगी रहे हैं। ये कहा जा रहा है जमनालाल बजाज के बारे में। ये जो बताया है जमनालाल बजाज, ये एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर थे, कांग्रेसी नेता थे, महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे और इनका ग्रामीण विकास में महिलाएं, बच्चे, उनके कल्याण के लिए काफी काम किए हैं जमनालाल बजाज ने। और इसी के लिए देखिए जो रचनात्मक काम है या जो रूरल डेवलपमेंट में विमेन्स और जो चाइल्ड है उनके कल्याण के, उनके उत्थान के लिए जो कोई अच्छा काम करता है उसके लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार भी दिया जाता है। जीडी बिड़ला है, ये घनश्याम दास बिड़ला है, ये एक सेनानी रहे हैं और औद्योगिक समूह जो बिड़ला ग्रुप है उससे संबंधित है इनका संस्थान। इसके अलावा देखें तो इनको जीडी बिड़ला की बात कर रहे हैं, 1967 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था और 1983 में इनका निधन हो गया था। तो ये जीडी बिड़ला को 1967 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। ये भी एक बिजनेसमैन थे बिड़ला ग्रुप के। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं? ऐसा कौन से मामले जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, दोनों के अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद है तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है। राज्यों के बीच में परस्पर विवाद है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, क्योंकि सपोज एक उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है और एक मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है तो दोनों राज्यों के अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का आता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। संविधान के उल्लंघन के लिए इसमें नहीं है दोनों। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और ये सेक्टर हैं। कृषि उत्पाद का भंडारण, कृषि उत्पाद का भंडारण है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये कौन से सेक्टर में आता है? तो देखिए जो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये टर्सरी सेक्टर में आता है। किस में आता है? टर्सरी सेक्टर में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है, द्वितीयक में नहीं आता है। डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये सही है। खनिज जो मिनरल का है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी किस में आता है? इसी में आता है। ये मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्राइमरी सेक्टर में आता है। और जो कपड़ा बुनाई है, वीविंग क्लॉथ्स, ये सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। इकोनॉमी के ये 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इसमें से सेकंड और फोर्थ सही मैच कर रहे हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपके किसी न किसी शिफ्ट में, ये इकोनॉमी के सेक्टर का, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के विमर्श स्तर की विशेषता है? इनमें से जो शिक्षण का विमर्श स्तर है, विमर्श स्तर कौन सा होता है? चिंतन स्तर। अब उसकी कौन सी विशेषता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण सीखने का हो या समस्या का समाधान करने की योग्यता हो उसका विकास करता हो, या विद्यार्थी की जो मौलिक सोच है, रचनात्मक योग्यता है उसका विकास करना हो, ये इसमें मेनली आते हैं। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास, विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं, ये विमर्श स्तर है, चिंतन स्तर है।
अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट विजिट करके या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या जहां आप कमेंट करते हैं उसी के ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक मिल जाता है। इसमें आपको सिलेबस के नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, रिविजन सब कंप्लीट अवेलेबल होता है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये लीड्स है। 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है। देखिए जो लीड्स का है इसकी परिकल्पना की थी, इसकी 2018 में इसकी परिकल्पना की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम आता है LPI, उसी की तर्ज पे ये लीड शुरू किया गया है। LPI है लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक, उसी की तर्ज पे ये लीड्स शुरू किया है। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इससे क्या होता है जो इंटर स्टेट है उसमें कंपटीशन बना रहता है, एक से दूसरे राज्य में अपनी अपनी चीजों में दक्षता लाना हो, सुधार करना हो, निवेश को आकर्षण करना हो, अपने स्टेट की पहचान बनाना हो, इकोनॉमी डेवलप करना हो। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका मूल्यांकन किया जाता है। और यह भी जो रिसेंट 2024 में आई है, ये 6ठी रिपोर्ट आई है इसकी लीड्स की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का मेंबर है? ब्रिक्स कंट्री का पूछा गया है, इनमें से ब्रिक्स का मेंबर कौन सा है? ब्रिक्स का पहली बार 2009 में रशिया में हुआ था इसका पहला समिट, और जब ये ओरिजिनली बना था ब्रिक्स, जब इसमें जो मेन इसमें मूल संस्थापक कंट्री मेंबर हैं वो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ब्रिक ही था ये। बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था इसको 2010 में। तो 2009 में जब इसकी पहली समिट हुई थी ब्रिक की वो रूस में हुई थी ब्रिक की, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था। इसके बाद में ये जो अभी रिसेंटली कजान में रशिया में हुआ था ब्रिक्स का 2024 में, इसमें ईरान, UAE, इसके अलावा इथोपिया और सऊदी अरब वो भी इसके मेंबर बन गए। इसमें 2024 में अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जब ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और इथोपिया, सऊदी अरब इसके मेंबर बने थे, उस टाइम पे अर्जेंटीना ने भी कहा था कि वो मेंबर इसमें शामिल होगा, ऐसी उम्मीद थी कि वो शामिल होगा इसमें, लेकिन उसने अब इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया है अर्जेंटीना ने, इसलिए ये चर्चा में है। तो भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया ये सभी इसके मेंबर कंट्री हैं इस टाइम ब्रिक्स के। और ये कजान रशिया में होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोष में वृद्धि करता है? कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोष में वृद्धि करता है? ये अब अभी की टाइम पे इतना रिलेवेंट नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में भी ये इतना रिलेवेंट नहीं रहे, लेकिन इसमें जो मौलिक अनुसंधान है वो किसी भी क्षेत्र में ज्ञान के कोष में वृद्धि जरूर करता है। प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इस शोध की कोई प्रयोज्यता ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन हाँ ये ज्ञान के भंडार में अभिवृद्धि जरूर करता है। जब भी कोई शोधकर्ता की प्रक्रिया में किसी नियम, कानून या सिद्धांत की रचना करता है तो इसे मूलभूत शोध या मौलिक शोध कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मौलिक अनुसंधान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लीप कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षक वृंद को निम्नांकित में से किसमें प्रशिक्षित करना है? देखिए जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने जारी किया है ये लीप, इसका उद्देश्य जो विश्वविद्यालय के शिक्षक वृंद है उसमें एकेडमिक लीडरशिप के बारे में प्रशिक्षित करना है। और लीप प्रोग्राम है, इसका पूरा नाम क्या है? लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या है? लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये एक 3 सप्ताह का विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। इसमें पहले 2 वीक में जो घरेलू शिक्षण संस्था है और अंतिम 1 वीक में
जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, शिक्षण संस्थान है, उनमें प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। तो 3 वीक का होता है, 2 वीक तो डोमेस्टिक और 1 फॉरेन। एकेडमिक लीडरशिप का है 20 का। करेक्ट आंसर आएगा सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप रेगुलर अपनी तैयारी करते रहिए, हम भी आपको तैयारी करवाते रहेंगे। कोई भी इश्यू है पूछ लीजिएगा। थैंक यू।